देखो एथिक्स में कुल मिला के हमारे पास 6 चैप्टर्स है, जिसमें से चैप्टर नंबर 6 जो है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि यही होगा वो डिपार्टमेंट जिसमें आप काम करने वाले हो एज अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट. As a CA, you will be regarded as a person working in the accounting and finance department. तो जहां पे एक साइड पे आपको आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, उसके साथ साथ आपका बिजनेस करते वक्त, मतलब आपकी प्रैक्टिस या जॉब करते वक्त, देयर विल बी सर्टेन एथिकल प्रैक्टिसेस दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड. तो यही सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 6 में. और बाकी 1 to 5 chapters are relating to our ethical practices that will be discussed in general. अब मुझे आप ही खुद बताओ, ethics मतलब क्या होता है? Okay, principles. What kind of principles? अच्छा, moral principles. Basically, ethics वो चीज होती है जो हमें कहता है कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गुड है, ये बैड है, ये एंजल है, ये डेविल है. यही सारे हमारे वसूल जो होते हैं, जो बचपन से हमें सिखाए जाते हैं बाय आवर पेरेंट्स या बाय स्कूल टीचर्स, आर नथिंग बट आर एथिकल प्रैक्टिसेस. जैसे कि झूठ बोलना बुरी बात है, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है. इट इज अ धोखा, डिसीव करना, किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना इज नॉट अ गुड साइन. ये सारी चीजें जो है, इट इज नथिंग बट दीज आर आर मॉरल्स, दीज आर आर एथिकल प्रैक्टिसेस, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि हम लोग जिंदगी भर या बिजनेस करते वक्त, या तो फ्रेंडशिप निभाते वक्त, या तो ड्यूरिंग अ रिलेशनशिप, या तो वाइल हैविंग अ फैमिली, ये सारे एथिकल प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करें. बट वॉट डू यू एक्चुअली मीन बाय एथिक्स? ये तो हमें समझ गया जनरली कि एथिक्स जो है हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट. कंडक्ट मतलब बिहेवियर, हाउ यू आर सपोज टू बिहेव व्हेन यू आर डीलिंग विथ पीपल इज जनरली नोन एज एथिक्स. बट अगर एथिक्स को किससे कंपेयर करना हो तो एथिक्स क्या माना जाएगा? देखो मुझे आप ही खुद बताओ, कैन एथिक्स बी रिगार्डेड एज लॉ? कैन एथिक्स बी रिगार्डेड एज लॉ? क्योंकि देखो जब लॉ भी हमने बनाया था, हमने सारे एथिकल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया है. कोई भी लॉ ये नहीं कहेगा कि अगर आप चीट करोगे हम आपको रिवॉर्ड देंगे. ऐसा कहीं आपने देखा है? हर लॉ में आप यही देखने वाले हो, फ्रॉड की इतनी सजा, इतनी जेल, खून करने के लिए इतना आपको पेनल्टी, इतने समय का जेल आपको होगा, ये आपको सजा दी जाएगी, आपको इनफैक्ट फांसी भी हो सकती है. मतलब हर एक गलत काम के लिए लॉ मेकर ने सजा तो दी है, अग्रीड. बट क्या हम इक्वेट कर सकते हैं दैट लॉ इज इक्वल टू एथिक्स? क्या ये हम कह पाएंगे? एवरी लॉ इज एथिकल इन नेचर, अग्रीड. एवरी लॉ इज एथिकल इन नेचर, बट इज एथिक्स लॉ? नो. व्हाई नो? अच्छा ठीक है, सही है. ये कह रही है कि मैम लॉ जो है उसमें हर एक लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये गुनाह किया तो ये सजा, ये काम किया तो वो सजा. बट मॉरल्स जो होते हैं, पहली बात तो हर सिचुएशन के हिसाब से और हर पर्सन टू पर्सन के हिसाब से बदलते रहते हैं. अगर हर पर्सन टू पर्सन और हर सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, देयर इज नो रिजिडिटी इन मॉरल्स. समझ रहे हो? इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि एथिक्स इज इक्वल टू लॉ. और क्यों एथिक्स इज नॉट लॉ? अच्छा, एथिकल प्रैक्टिसेस अगर आपने वायलेट की तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी. जैसे कि अगर आपने किसी को झूठ बोला, आपको कभी कोई फांसी की सजा नहीं होगी. बट लॉ में हो सकता है आपने कुछ गुनाह किया तो आपको सजा मिले. देखो सजा के रिस्पेक्ट में कंपेयर करने से ज्यादा, देखो लॉ जो होता है बहुत ज्यादा रिजिड होता है. रिजिड मतलब इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. आपको कुछ बोलना है, बोलो. ओके फाइन, वेरी गुड. एथिक्स जो है इट इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस ऑल्सो. मतलब हो सकता है मेरे लिए कोई बात गलत है बट आपके लिए वही बात सही है.
बट लॉ ऐसा नहीं होता है. अगर अ पर्टिकुलर लॉ इज बीन एप्लीकेबल इन इंडिया, अगर आपकी एज 18 हो या आपकी एज 40 हो, आप चाहे गुजरात में हो या आप चाहे केरला में हो, आप चाहे मेल हो या आप चाहे फीमेल हो, सभी के लिए लॉ वही है. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देखो मैं क्या कह रही थी, लॉ इज अ लिटिल रिजिड. रिजिड मतलब इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, बट एथिक्स इज वेरी मच फ्लेक्सिबल. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. अब लॉ क्योंकि इतना रिजिड है, लॉ को वही दिखता है जो दिखाया जाता है और कुछ नहीं दिखता है. मतलब देखो, आपने वो सलमान खान का केस आपको पता है क्या? मालूम है क्या आपको? कुछ समय पहले सलमान खान हैड गॉन फॉर अ पार्टी. ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज ड्राइविंग. और क्या हुआ, फुटपाथ पे सोए हुए कुछ लोगों को उन्होंने कुचल दिया, जिनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई. तो उनके ऊपर केस हमने डाला था. अब देखो, मॉरली मतलब सबको पता है, एवरी इंडियन नोज कि वो सलमान खान ही थे जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे. एथिक्स ये चीज देख सकता है, बट देखो कानून ने क्या जजमेंट दिया. कहीं तो आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर सो मेनी इयर्स कोई तो एक ड्राइवर आ जाता है, वो खुद कमिट कर लेता है कि मैं ही वो पर्सन था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था. अब अगर इंसान खुद कह रहा है कि मैं वह पर्सन था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो इसके आगे कानून क्या कहेगा? कानून ने तो उसी को लाइफ टाइम की सजा दे दी इन जेल. सलमान खान जो है, ही वॉज नॉट पनिश्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइम दैट ही हैड डन. छोड़ दिया उनको, कानून ने उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया. अब मॉरली एवरी पर्सन नोज दैट दिस पर्सन इज करेक्ट एंड दिस पर्सन इज रॉन्ग. ठीक है, चलो वो लोग भी जो थे वो गलत थे, क्योंकि फुटपाथ इज नॉट अ प्लेस टू स्लीप. कुछ कम गलत थे, बट सलमान खान कुछ ज्यादा गलत था. बट अगर आप मॉरल्स को देखो, मॉरल्स के हिसाब से दोनों भी लोग गलत थे. कुछ कम गलत, कुछ ज्यादा गलत. बट अगर आप कानून देख रहे हो, कानून के हिसाब से एक सही एक गलत. बस अगर ये सही है तो ये गलत है, अगर ये गलत है तो ये सही है. कानून को वही दिख रहा है जो दिखाया जा रहा है. समझ रहे हो? बट मॉरल्स या एथिक्स ऐसे नहीं होते. एथिकल प्रैक्टिसेस के हिसाब से अगर आप देखो तो इस केस के लिए एथिक्स कहेगा कि दोनों भी लोग गलत हैं. सलमान खान कुछ ज्यादा गलत है और ये लोग जो फुटपाथ पे सोए हुए थे वो कुछ कम गलत है, बट गलत दोनों भी हैं. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एथिक्स इज इक्वल टू लॉ. तो क्या एथिक्स इज इक्वल टू फीलिंग्स? आपने कहा कि एथिक्स जो होता है हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है, तो क्या एथिक्स इज इक्वल टू फीलिंग्स? फीलिंग्स भी नहीं. अभी तो इसने कहा ना एथिक्स इज इक्वल टू फीलिंग्स. क्या? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो. एथिक्स इंक्लूड्स फीलिंग्स, बट एथिक्स इज नॉट ओनली फीलिंग्स. ऐसा? अच्छा, क्यों नहीं है फीलिंग्स? अच्छा ठीक है, देखो सही है, मैं इसकी बात आपको समझाती हूं. सुनो, एथिक्स इज नॉट फीलिंग्स. व्हाई इज इट नॉट फीलिंग्स? क्योंकि देखो, कुछ लोगों को गलत करने में ही मजा आता है. कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको गलत करने में ही मजा आता है. अब बाकी के सारे लोग जानते हैं ये सही है ये गलत है, बट फिर भी उन लोगों को गलत काम करने में ही मजा आता है. अगर उन लोगों को गलत काम करने में ही मजा आता है तो ऐसे केस में हम ये भी नहीं कह सकते दैट एथिक्स इज इक्वल टू फीलिंग्स. सो इज एथिक्स अ साइंस? साइंस है क्या? क्या एथिक्स साइंस है? नहीं. साइंस क्यों नहीं है? अच्छा, साइंस में स्पेसिफाइड लॉज होते हैं, बट एथिक्स सबका अलग अलग हो सकता है. सही है, आपने बचपन में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, या ग्रेविटी का तो लॉ आपको मालूम होगा, न्यूटन का.
अब चाहे आप पुणे में हो, दिल्ली में हो, लंदन में हो या अमेरिका में मजे कर रहे हो, ग्रेविटी का लॉ जो है क्या वो हर जगह खरा उतरेगा? बट एथिक्स जो होता है इट इज नॉट दैट रिजिड, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे कि देखो, यूजुअली इट इज सेड झूठ बोलना बुरी बात है, यूजुअली झूठ बोलना बुरी बात है. बट देखो कुछ सिचुएशन में झूठ बोलना अच्छा है. जैसे कि देखो कोई पेशेंट है और एक डॉक्टर है, और डॉक्टर जब वो पेशेंट को जांचता है तब पता चलता है ये पेशेंट को एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कुछ ही दिनों का मेहमान है ये पेशेंट. अब अगर यही सच वो डॉक्टर उस पेशेंट को कह देता कि भाई बस 20-25 दिन बाकी है, जितने मजे करने हैं कर लो, उसके बाद आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई एक बड़ी सी डिजीज का नाम बोल देगा कि आपको ये हुआ है. मुझे बताओ 20-25 दिन क्या, 2 मिनट में ही वो बेचारा पेशेंट जो है बेहोश हो जाएगा और उसके लिए एक हॉस्पिटल का बेड जो है रेडी करना पड़ेगा. हाँ है ना? मतलब अब इस सिचुएशन में डॉक्टर को झूठ बोलना होगा उन पेशेंट को, दिलासा देना होगा कि नहीं भाई ठीक हो सकती है आपकी डिजीज, आपको डरने की बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, अभी भी इसका इलाज है. अब ऐसे केस में यहां पे इस सिचुएशन में झूठ बोलना इज अ गुड थिंग. इसलिए कहा गया है एथिक्स इज ऑल्सो नॉट अ साइंस. तो क्या एथिक्स रिलीजन है? नहीं. क्यों नहीं? एवरी रिलीजन इज एथिकल इन नेचर. कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो कहेगा अगर आपने झूठ बोला तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, या अगर आप धोखा दोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा. हर एक रिलीजन एथिकल है. देयर इज नो रिलीजन दैट इज अनएथिकल. हाँ, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस कैन डिफर बट मॉरल्स आर द सेम. योर प्रैक्टिसेस में डिफर बट आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक रिलीजन के सेम ही होते हैं. तो क्यों रिलीजन इज नॉट एथिक्स? क्या? अच्छा, रिलीजन जो इमोशनली टच नहीं होता है ऐसा? देखो, इन अ बेटर वे आई कैन से इट, रिलीजन जो है इट इज लिटिल मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, इट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल. बट एथिक्स की जब मैं बात करती हूँ, एथिक्स माय डियर फ्रेंड्स, इट इज हाईली प्रैक्टिकल इन नेचर. चाहे आप 2 साल के बच्चे हो या 80 साल के आप बूढ़े हो, every person is supposed to behave in an ethical manner. अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी ने कुछ मॉरल्स सेटअप किए हैं और इन्हीं मॉरल्स को फॉलो करना जरूरी है इफ यू वांट टू बी एक्सेप्टेड इन दिस सोसाइटी. रिलीजन की जहां तक बात है, इवन इफ एट द एज टिल द एज ऑफ 30 यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन, इट इज ओके. 40 या 50 साल की उम्र के बाद आप सिर्फ भगवान की भक्ति भावना करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट आज की जो एज है उसमें आपको मॉरल्स फॉलो करना जरूरी है. आप चाहे छोटे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता. एवरी पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन एन एथिकल मैनर. और इसीलिए कहा जाता है दैट एथिक्स इज नॉट रिलीजन. तो अगर एथिक्स लॉ भी नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है, साइंस भी नहीं है, रिलीजन भी नहीं है, तो एथिक्स है क्या? What do you mean by ethics? देखो, 5 अलग अलग फिलोसोफर्स ने एथिक्स को 5 अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है. देखो, आपकी टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 39 पे आ जाइए. 5 अलग अलग फिलोसोफर्स ने एथिक्स को 5 अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया है. नेचर ऑफ एथिक्स दिख रहा है. 5 सोर्सेज ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स. इसके ऊपर सवाल मई 2013 में पूछा था, मई 2015 में पूछा था और नवंबर 2015 में पूछा था. 3 एग्जामिनेशन में ये 5 सोर्सेज के ऊपर सवाल पूछा गया है. पेज नंबर 39 ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स. अगर एथिक्स साइंस भी नहीं है, लॉ भी नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है, और रिलीजन भी नहीं है, तो एथिक्स है क्या? सो देयर आर 5 सोर्सेज,
5 people who have defined ethics in different manners. पहला सोर्स है हमारा यूटिलिटेरियन अप्रोच. यह अप्रोच क्या कहता है? यह अप्रोच कहता है जब कभी भी आपके लाइफ में आपको डिसीजन लेना होगा, ऐसा डिसीजन लेना कि मैक्सिमम लोगों को गुड और लीस्ट लोगों को हार्म पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और कम से कम लोगों को नुकसान हो. अगर आप ऐसे डिसीजंस लेते हो तो ही हम कहेंगे कि आपका जो डिसीजन है वो एथिकल है इन नेचर. ऑब्वियसली जब कभी भी आप डिसीजन लोगे ऐसा होने ही नहीं वाला है दैट 100% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. कोई ना कोई है ही जो रेजिस्ट करेगा या रोएगा या आपको डिफेंड करेगा. इसीलिए बहुत ही प्रैक्टिकल ये अप्रोच कहता है ऐसा डिसीजन लो कि मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा और कम से कम लोगों को इस डिसीजन से नुकसान हो. अगर ऐसा डिसीजन आपने लिया है तो हम कहेंगे कि आपका जो एथिकल अप्रोच है वो सही अप्रोच है. अदरवाइज वील से दैट योर डिसीजन इज एन अनएथिकल डिसीजन. It is morally not correct to take such a decision. The first approach is the utilitarian approach, which says take such decisions which will do greatest good and least harm. ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और कम से कम लोगों को नुकसान हो. सेकंड अप्रोच जो है दैट इज द राइट्स अप्रोच. इसी के ऊपर 2 मार्क का शॉर्ट नोट नवंबर 2015 में आया था. राइट्स अप्रोच ये कहता है हर एक इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, जैसे कि द राइट टू चूज, द राइट टू स्पीक, द राइट टू बी हर्ड. अगर आपने कोई भी राइट को सप्रेस किया है तो ऐसे केस में आपका डिसीजन जो है दैट इज अनएथिकल इन नेचर. हर एक पर्सन की इनहेरेंट राइट्स होती है एज एन इंडिविजुअल. अगर आपके डिसीजन की वजह से दूसरे पर्सन की राइट हैम्पर हुई है, दूसरे पर्सन की राइट सप्रेस हुई है, तो ऐसे केस में सच अ डिसीजन इज अनएथिकल इन नेचर. जैसे कि देखो, मैं क्या कहती हूं, हमारी क्लासेस अनाउंस करती है कि अगर आपको स्वप्निल सर का आईटी पढ़ना है, आपको कंपल्सरीली लॉ भी अंकिता मैम के पास ही पढ़ना होगा. अगर आपको स्वप्निल सर का आईटी पढ़ना है, आपको कंपल्सरी लॉ भी अंकिता मैम के पास ही पढ़ना होगा. अब मैंने क्या किया, इस डिसीजन से आपका एक राइट टू चॉइस जो है सप्रेस किया है. मैं जानबूझ के सर के गुडविल के एडवांटेज उठा रही हूं ताकि मेरी क्लासेस में भी भीड़ नजर आना शुरू हो जाए. तो ये तो बात गलत है. अब मेरे अलावा दूसरी बहुत सारी फैकल्टीज है जो लॉ पढ़ाती है. आपके पास फुल चॉइस है आपको किसके पास क्लासेस लगानी है. अगर मैं डिसीजन लेते वक्त मेरे फायदे के बारे में सोच रही हूं और आपके राइट्स को दबा रही हूं, तो ऐसे केस में माना जाएगा दैट माय डिसीजन इज एन अनएथिकल डिसीजन. मॉरली मेरा जो डिसीजन है वो सही नहीं होगा, सोसाइटी को मैं गलत नजर आने लग जाऊंगी. सो द सेकंड इज द राइट्स अप्रोच. थर्ड, द फेयरनेस अप्रोच. मई 2015 में फेयरनेस अप्रोच के ऊपर 2 मार्क का शॉर्ट नोट आया था. ये कहता है ट्रीट ऑल इक्वल्स एज इक्वल्स. ट्रीट ऑल इक्वल्स एज इक्वल्स. डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन अनजस्टिफाइबल ग्राउंड्स. यही ये पॉइंट कहता है. यू हैव टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल इन अ फेयर मैनर. डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है आपको बिटवीन इंडिविजुअल्स. जैसे कि देखो, बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं आजकल. लेटेस्ट में टीवी पे चालू है एक सिंगिंग कंपटीशन का शो, सारेगामापा. देखते हो क्या आप लोग? इंडियन आइडल टीवी ही नहीं है पर देखते नहीं हो. अच्छा, इंडियन आइडल के बारे में सुना है? अब देखो, एक कैंडिडेट आता है उस शो में ऑडिशन देने के लिए. इतना कुछ खास गाता नहीं है, ठीक ही गाता है, बट उनको जजेस ने सिलेक्ट कर दिया.
जजेस ने उसको क्यों सिलेक्ट किया? मतलब उससे कई गुना बेहतर दूसरे एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, बट जजेस ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, जजेस ने इसी बंदे को सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वो इस शो के प्रोड्यूसर का बेटा था। अगर इसको चूज नहीं करते शो ही बंद करना पड़ता ना, तो इसीलिए उसको चूज कर लिया। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज फेयर है? क्या ये चीज जस्टिफाइबल है? तो ये जो डिसीजन लिया गया है, क्या ये मॉरली करेक्ट है या रॉन्ग है? तो यही ये अप्रोच कहता है। डिसीजन जब कभी भी आप लेते हो, ट्रीट ऑल इक्वल्स एज इक्वल्स एंड देन टेक द डिसीजन। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन एन अनजस्टिफाइबल ग्राउंड। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो तो माना जाएगा आपका डिसीजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट, the common good approach. What is this point saying? Common good approach जो है वो ये कहता है, जब कभी भी आप डिसीजंस लेते हो, सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचना है, आपके साथ साथ आपको सोचना है अबाउट द सोसाइटी एज अ होल। सिर्फ आपके फायदे के बारे में नहीं सोचना है, सोसाइटी के बारे में भी आपको सोचना है। तब कहेंगे कि आपके जो डिसीजंस है दोस आर एथिकल इन नेचर। जैसे कि आप जानते हो, डू यू नो अबाउट दिस कंपनी आईटीसी जो क्लासमेट की नोटबुक्स बनाती है? अगर आप उनकी बुक्स का लास्ट पेज देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, वहां पे एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्री है वहां पे एक लिखी हुई, जो कहता है एवरी 4 बुक्स परचेस्ड के लिए 1 रुपी विल बी डोनेटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। या रिलायंस शिक्षा के बारे में आपने सुना है? हाँ सुना है, जिन लोगों ने सुना है वेरी गुड। अब देखो, ये कंपनीज जो है अगर चाहती थी ये पैसा भी अपने जेब में रख सकती थी, ये प्रॉफिट भी अपने अकाउंट्स में दिखा सकती थी, बट उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया। क्या डिसीजन लिया इन कंपनीज में? ठीक है, अगर हम इतना कमा रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है तो क्या बुरा हो जाएगा? अपने फायदे के बारे में तो सोचा ही है, बट अपने प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ने के साथ साथ वो दूसरी पुअर सोसाइटी जो है उनके चिल्ड्रन के एजुकेशन के बारे में भी सोचा, गर्ल चाइल्ड के बारे में भी सोचा, गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उसके बारे में भी सोचा। तो ये जो डिसीजन है, क्या हम कह सकते हैं दिस इज एन एथिकल डिसीजन दैट दे हैव टेकन? तो जब कभी भी आप डिसीजंस लेते हो, और डिसीजन लेते वक्त आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं, बट आपके साथ साथ आप सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचते हो, तब माना जाएगा कि आपका जो अप्रोच है दैट इज एथिकल इन नेचर। एंड लास्ट इज द वर्च्यू अप्रोच। वर्च्यू मतलब वैल्यूज। वैल्यूज मतलब कौन सी, जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ये सारे वैल्यूज होते, लव, ये सारी वैल्यूज होते। आप जब डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन लेते वक्त सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, आपके दिमाग के साथ साथ आपके दिल की भी आपको सुननी है, तब कहेंगे कि आपका डिसीजन जो है एथिकल है। यू डू नॉट हैव टू बी प्योरली बिजनेस माइंडेड। इफ यू आर प्योरली बिजनेस माइंडेड, तब माना जाएगा कि आपका जो डिसीजन है दैट इज अनएथिकल इन नेचर। देखो, जैसे कि मेरे बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बैच के आए थे और कहा कि मैम मे की जो बैच है उसमें ट्रांसफर दे दो, मैम मे की बैच में ट्रांसफर दे दो, या जो आपकी पेन ड्राइव है वो हमें दे दो, या ये जो बैच है इसके बदले ये बैच हम करेंगे। या तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते जो आते हैं और कहते हैं कि मैम ये टॉपिक मिस हो गया था पिछली बैच में, क्या अब हम अभी अटेंड कर सकते हैं? मैम अटेम्प्ट जो है वो नवंबर में है, तो मे की बैच वापस से डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या हम रिपीट कर सकते हैं, या कंपनीज एक्ट के लिए क्या वापस से अगस्त में बैठ सकते हैं? तो मैं किसी स्टूडेंट को मना नहीं करती हूँ, हर एक स्टूडेंट के रिसीट पे मैं लिख के दे देती हूँ। अब देखो, ये जो मैंने डिसीजन लिया है, ये कैसे सोच के डिसीजन लिया है? सिर्फ दिमाग से नहीं सोचा है, दिमाग के साथ साथ अपने दिल का भी तो इस्तेमाल किया है ना। अगर मैं चाहती थी तो मैं बोल सकती थी 500 रुपीज ट्रांसफर फीस, 200 रुपीज फॉर अटेंडिंग द टॉपिक अगेन, बट नहीं, ये मैंने नहीं किया।
क्यों नहीं किया? बिकॉज आई लव माई स्टूडेंट्स। तो यही वो बात है, जब कभी भी आप सिर्फ दिमाग से, प्योरली दिमाग से सोचते हो, माना जाएगा आपका जो डिसीजन है दैट इज अनएथिकल इन नेचर। बट दिमाग के साथ साथ जब आप दिल की भी सोचते हो तो माना जाएगा दैट योर डिसीजंस आर एथिकल इन नेचर। यही कहता है हमारा आखिरी अप्रोच, विच इज द वर्च्यू अप्रोच।